गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुई हूँ रसायन विज्ञान के साथ। जैसा कि जो लोग नए जुड़े हों वो जान लें कि बुधवार को जीव विज्ञान और बृहस्पतिवार को रसायन विज्ञान के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तो इससे पहले वाले में मैंने क्लास में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को बताया था। उसके बाद आज मैं शुरू कर रही हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार से होती हैं, तो इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसा कि आपने अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ये जो डाला है नंबर, इसके विषय में आपको मैंने पहले ही लिखित कार्य डाल दिया है और उस लिखित कार्य में इसके बारे में गाढ़े काले रंग से डार्क ब्लैक कलर से जो हिस्सा लिखा हुआ है इसके विषय में उसको आपको लिखना होगा प्रत्येक के सामने। जैसे ये संयोजन पहला है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं, आप देखेंगे वहां पे हेडिंग डाल के ब्लैक गाढ़े रंग से गाढ़े ब्लैक कलर से उस पे लिखा होगा। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये इसको उदाहरण बोलते हैं। आप प्रत्येक में से, आप एक ही वीडियो में इतना लंबा नहीं बताया जा सकता, तो आप उदाहरण कम से कम दो, जैसे मैंने एक एक लिखा है ना, आप उसमें दो उदाहरण दे दीजिएगा और लिख लीजिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी आपका लंबा प्रश्न में भी आ सकता है, 7 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी कोई 2 या 1 आ सकता है। उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से देखिए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसमें पहली अभिक्रिया है संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। जैसा कि संयोजन और योगात्मक से के अर्थ से ही आप समझ रहे होंगे, जुड़ना। योग माने जोड़ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ केवल एक पदार्थ बनाते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा 2Mg माने मैग्नीशियम, ये सॉलिड, ये जो लिखा हुआ है ये ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों को हो सकता है ना पता हो, ये सॉलिड मीन्स ठोस, एस लिखा है ना, इंग्लिश में इसको सॉलिड कहते हैं ठोस को, तो सॉलिड। फिर O2 गैस है, तो 2Mg प्लस O2, तो क्या बन रहा है, गिब्स। इसको क्या कहेंगे, गिब्स। ये जो अभिक्रिया हो रही है इसका मतलब हुआ अभिक्रिया हो रही है, तो क्या बन रहा है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ठोस होता है। ठीक, यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है। तो बात समझ में, संयोजन अभिक्रिया मीन्स 2 या 2 से अधिक जब पदार्थ मिलकर के केवल एक पदार्थ बनाए। जैसे C प्लस O2 CO2, 2H2 प्लस O2 H2O, 2H2O। तो इस तरह से जुड़ करके जब एक पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह के 2 एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, 2 उदाहरण आप ले लीजिएगा। वो आप किसी भी किताब से देख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर वो किताब ना हो तो आप सोचें किससे लिखें। संयोजन अभिक्रिया का कोई भी उदाहरण आप इसमें दे सकते हैं, या आपकी मर्जी पे भी है। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब देखिए, ये बाह्य कारक जो होते हैं, बाह्य कारण, उष्मा, विद्युत या प्रकाश, इसके कारण ये जो बड़े यौगिक होते हैं, ये टूट करके छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बढ़ जाते हैं। ठीक, मतलब उष्मा की वजह से, विद्युत के कारण या प्रकाश के कारण, ये इसको बाह्य कारण कहते हैं। जब बड़ा यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बट जाए, यौगिकों में बट जाए, तत्वों में बट जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे मैंने देखे लिखा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आप सोचेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ये क्या चीज है, तो देखिए, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है कि यदि हम इसको हटा लें, इस कारण को हटा लें, तो वह पुनः अपने पूर्व स्थिति में नहीं आ सकता पदार्थ। माने जो टूट करके दूसरा यौगिक बन गया, यदि हम इस कारण को हटा देंगे तो भी वह उस बड़े वाले यौगिक के रूप में नहीं बदल सकता। इसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मोम को आप गलाते हैं, जरा सा हीट दीजिए, आप ताप दीजिए, वो गल जाएगा, लेकिन ताप को हटा दीजिए, पुनः वो जम जाएगा। तो इसको कहते हैं उत्क्रमणीय।
क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन यदि वह पहले पूर्व रूप में ना आ सके कारण को हटाने के बाद भी, तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आप जान लीजिए, ये अलग से भी पूछता है, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है उष्मा के द्वारा, जैसे हमने 3 लिखा है ना, तो तीनों का एग्जाम्पल मैंने दे दिया है उष्मा के द्वारा। 2KClO3 ये है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम उष्मा देते हैं तो क्या बन जाता है, 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन इसमें विघटित हो जाता है। क्या होता है, ये पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया और उष्मीय अपघटन। क्या कहेंगे, उष्मीय। मतलब कहने का है कि अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, उष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन। ये सब मैंने आपके रिटन वर्क में डाल दिया है, आप देख लेंगे। डार्क कलर से ये सब लिखा हुआ है और उसके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें लिखी हुई हैं और उदाहरण भी लिखा हुआ है। ठीक, हम आपको यहाँ पे इसका भी हमने डाल दिया है फोटो, कि आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि आज मैडम ने क्या क्या पढ़ाया। फिर देखिए, ये दूसरा है विद्युत अपघटन। अगर कोई जल अपघटन वाला पदार्थ है जो मतलब जल में घुल करके प्लस और माइनस में विभक्त हो जाता है, धनायन और ऋणायन में बढ़ जाता है, जैसे 2H2O, ये जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है या विद्युत अपघटन किया जाता है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। तीसरा आता है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन के बारे में तो आप नाम से ही जान रही होंगी। प्रकाश की अभिक्रिया के द्वारा, माने सूर्य का प्रकाश या प्रकाश में जब कोई चीज रखी जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अब यहाँ पे ये तीसरा एग्जाम्पल, इसको प्रकाश अपघटन कहते हैं। ये अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आ रहे हैं तीनों। जैसे 2AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, ये भी देखिए यहाँ ठोस है, सिल्वर क्लोराइड। सूर्य का प्रकाश, यहाँ लिखा है, ये जो अभिक्रिया होगी किसमें होगी, सूर्य के प्रकाश में। जब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया होगी तो यह 2Ag मीन्स सिल्वर, और ये जो ठोस है, और क्लोरीन जो कि गैस है, इसमें अपघटित हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि अपघटन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक बड़ा यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक तत्वों में या यौगिकों में या पदार्थों में विभाजित हो जाता है, लेकिन वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता कारण को हटाने के बाद भी। इस चीज को एकदम ध्यान से रखिए, क्योंकि आगे हम अभी दिखाएंगे सेम यही अभिक्रिया होगी, लेकिन वह उत्क्रमणीय होगी। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दोनों में आप कंफ्यूजन न करें। अपघटन अभिक्रिया में पदार्थ अपनी कारण को हटाने पर भी अपनी अवस्था में वापस नहीं आता। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन से जैसे कि आप समझ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे विस्थापित हो जाना। अब यहाँ पे है कि जब एक कोई तत्व किसी यौगिक से उसके तत्व को हटा दे। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जो ताकतवर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए क्लास में आप लोग बैठे हैं 2-2 लोग सीट पे, लेकिन कोई ऐसा लड़का या लड़की कोई भी है जो कि आया आप ही के साथ का पढ़ने वाला है, लेकिन वो बहुत अपने को तेज तरह समझता है। उसने एक कमजोर बच्चे को या जो बेचारा सीधा साधा है उसको हटाया, उसको दूसरी जगह कर दिया और स्वयं वहां पर बैठ गया। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया वो है कि जब किसी यौगिक से, जब कोई तत्व किसी यौगिक से उसके तत्व को अलग कर दे और स्वयं उस स्थान को ले ले, उसे क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे है CuSO4। यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अभी आगे आपको बताया जाएगा, रासायनिक सीरीज बताई जाएगी जिसमें ऊपर के जो तत्व हैं अपने नीचे वाले तत्व को, जैसे कि ताकतवर अपने कमजोर को अपने स्थान से हटा सकता है, लेकिन कोई कमजोर ताकतवर को अपने स्थान से नहीं हटा पाता है। तो यहाँ पर जो है कि जो ऊपर वाले तत्व हैं अपने से नीचे वाले तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला तत्व ऊपर वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम आयरन को डाल देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेते हैं, उसमें एक लोहे की कील डाल दीजिए, तो ये जो अभिक्रिया होती है उसमें ये आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। उस कील के ऊपर कॉपर चमकने लगता है, अगर उसको डाल के हम 1 आध हफ्ते छोड़ दें तो उस पर वो चमकने लगता
है। आपने ध्यान दिया होगा आजकल जो है कि तांबे के बर्तन आपको वो बेच देंगे, जो वो हैं बर्तन वाले, और उसको क्या करते हैं, लोहे का बर्तन उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया। खास करके भगवान के लिए जो हम लोग छोटे छोटे बर्तन खरीदते हैं उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया, वो चमकने लगा, हम समझते हैं वो है तांबा, लेकिन वो तांबा न होके कुछ दिन के बाद वो फिर लोहा हो जाता है। वो इसी अभिक्रिया के द्वारा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब ये लोहे का कील या लोहे का कोई पदार्थ डाल दिया जाता है तो ये जो आयरन है ये उसका स्थान कॉपर का ले लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। ये हुआ आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इसके बारे में भी आप लिख लीजिएगा, आपके जो हम बोल रहे हैं वो रिटर्न में आपके उसमें डाल दिया है हमने लिखित कार्य में। अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए द्वि, अभी आपने विस्थापन अभिक्रिया देखा, द्विविस्थापन, द्वि मीन्स दो, मतलब कहने का अभी हमने बताया था एक बच्चा घुसा और एक बच्चे को हटा के उसकी जगह अपने बैठ गया, तो ये तो हो गया विस्थापन। लेकिन एक बच्चा जाता है क्लास में, एक बच्चे को हटा के दूसरे सीट पे कर देता है और उस दूसरे सीट वाले को उस सीट पे पहले वाली सीट पे कर देता है, माना कि आपस में अदला बदली, क्या आपस में अदला बदली। तो ये अभिक्रिया द्विविस्थापन कहलाएगी, आयनों की अदला बदली, इसमें आयनों की अदला बदली हो जाती है। अब देखिए जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो ये सिल्वर जो है क्या करता है, ये Cl के साथ जुड़ जाता है, AgCl बना देता है, और जो सोडियम है वो NO3 के साथ जुड़ जाता है और सोडियम नाइट्रेट बना देता है। बात समझ में आई? मतलब ये नहीं है कि उसको जबरदस्ती हटा दिया लेकिन उसको कहीं जगह नहीं है बैठने की, उसको एकदम अकेला कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें ये होता है कि हर आयन अपनी अदला बदली कर लेता है, अपने स्थान की अदला बदली कर लेता है, इसलिए इसको द्विविस्थापन कहते हैं। दो लोगों का विस्थापन होता है, एक ये जो है वो देखिए Cl के साथ जुड़ गया, AgCl बन गया, और NaNO3 के साथ जुड़ गया, ये सोडियम नाइट्रेट बन गया। बात समझ में आई? इस तरह के दो एग्जांपल्स आप लिख लीजिएगा। फिर पांचवा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया अभी अभी हमने आपको बताया था कि ये वाला अपघटन अभिक्रिया, तो उसी तरह कारक ताप दाब आदि के द्वारा जो बड़ा यौगिक है वह टूट करके दो या दो से अधिक यौगिकों अथवा पदार्थों में बढ़ जाता है। लेकिन अब यही देखिए, यही जो अपघटन अभिक्रिया हमने बताया था कि यह अनुत्क्रमणीय है, इसका अंतर यह है, दोनों में अंतर यह है कि ये उत्क्रमणीय होता है। यदि इस कारक को हम हटा दें, ताप को दाब को हटा दें, तो वह पुनः अपनी अवस्था में लौट आता है। ध्यान दीजिएगा, ये अंतर भी पूछता है कि अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार से होता है, उष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन। उष्मीय वियोजन माने उष्मा देने पर, और आयनिक वियोजन मीन्स आयन के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप NH4 उष्मीय वियोजन में NH4Cl, अब इसको हम जब गर्म करते हैं, यह है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो NH3 अमोनिया और HCl माने हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। लेकिन पुनः अब देखिए यहाँ पे आपको एक चिन्ह दिखा रहे हैं हम, ये चिन्ह हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, ये और ये इसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब कि अगर हम कारण को लगाएंगे तो वो इधर वाला बन जाएगा और कारण को हटाएंगे तो वह पुनः अपनी अवस्था में लौट आएगा। इस तरह से आपने देखा कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। जब हमने गर्म किया तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे ठंडा लिखा है, जब हमने ठंडा किया तो यह फिर से NH4Cl में परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में? तो इस तरह से इसको उष्मीय वियोजन कहते हैं। मतलब उष्मा को कम और ज्यादा करने पर वो पदार्थ जो है वह पुनः अपनी अवस्था में बदल जाता है, अथवा वो दो से अधिक में टूट सकता है। इसी तरह से आयनिक वियोजन में अब देखिए यहाँ पे Na और Cl, Na प्लस है, Cl माइनस है। यहाँ देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक होता है। जब हम इसको आयन के रूप में पानी जल में घोल देते हैं, जल में आयनिक तब होगा जब हम इसको नमक को जल में घोल देते हैं, ये नमक है।
साधारण नमक, तो Na+ और Cl- में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब हम फिर से उसको पानी को हटा देते हैं, मतलब कि अगर आपने थोड़ा सा पानी लिया, उसमें नमक घोल दिया, नमक घोल करके आपने देखा तो NaCl अलग अलग हो गया, लेकिन उसको फिर से आप चूल्हे पे चढ़ा दीजिए, फिर से उसको गर्म कर दीजिए और पानी भाप बन के उड़ जाएगा, तो फिर से आपका नमक वापस आ जाएगा, है NaCl फिर से बन जाएगा। इसी तरह आपने चीनी को देखा होगा, ऐसे उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, जैसे चीनी को आपने जो है कि देखा होगा, जब आप पानी में घोलते हैं तो वो अलग अलग हो जाता है, लेकिन जब हम उसको फिर से जो है कि गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं, गर्म करने के बाद फिर से ठंडा करते हैं, तो वह फिर से चीनी में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से NaCl जो है वह Na और Cl में विभाजित हो जाता है, लेकिन जब हम इसको फिर से गर्म करते हैं तो ये जो है NaCl में विभाजित NaCl बन जाता है। इसी तरह NH4Cl ये भी अमोनिया और क्लोरीन में विभाजित हो जाता है, लेकिन पुनः कारण हटा देने पर यह अमोनिया में अमोनियम क्लोराइड में बदल जाता है। ठीक। अब ये 6वें नंबर पे आता है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। आप ऊष्माक्षेपी, जैसे कि नाम से ही जान रहे हैं, ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा निकलना, ऊष्मा का उत्सर्जन होना, और ऊष्माशोषी मीन्स ऊष्मा का अवशोषण होना। तो एक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। सपोज करिए आपने एक कागज लिया, कागज को आपने माचिस की तीली से जला दिया, क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी, प्रकाश भी निकलेगा, तो ऊष्मा निकलेगी। और एक जैसे ये देखिए आप, इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आपने देखा होगा सूखा चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जब आप पानी में डालते हो, पानी में जब डालते हो तो वो एकदम से खौलने लगता है, भाप निकलने लगती है और ऊष्मा निकलने लगता है। अगर उसमें आप हाथ डालेंगे तो हाथ भी जल जाता है और आपके फफोले भी पड़ सकते हैं, काफी ऊष्मा निकलती है। तो इसी तरह से कार्बन को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और 94,400 कैलोरी ऊष्मा निकलती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। बात समझ में आई? मतलब ऊष्मा निकलती है। इसी तरह से एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, जैसे नाइट्रोजन N2 + O2 ये मिलकर के 2NO बनाता है और इसमें 20,000 कैलोरी ऊष्मा शोषित होती है। अगर इसकी एक शीशे की परखनली आती है लंबी, उसको अगर हम नीचे छू देंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एकदम इतना ठंडा, बहुत ही ठंडा रहता है। तो 20,000 कैलोरी ऊष्मा शोषित हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो एक में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है और एक में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ठीक। अब 7वें नंबर पे है उदासीनीकरण। अब उदासीनीकरण का, जैसा कि आपको हमने बताया भी होगा कि जल का जो pH होता है, उसके हाइड्रोजन आयन का सांद्रण होता है, उस क्या होता है? 7 होता है। ना तो वो अम्लीय होता है, ना तो वो क्षारीय होता है, मीन्स उदासीन होता है। 7 से कम जिसका होता है pH वैल्यू वह अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा 14 तक जिसका होता है वो क्षारीय माना जाता है। तो उदासीनीकरण का क्या मतलब हुआ? उदासीनीकरण में जब हम एक निश्चित मात्रा में क्षार और अम्ल लेते हैं, एक निश्चित मात्रा में क्षार और अम्ल लेते हैं तो वो लवण और जल बनाता है। तो वो जो क्षार होता है वो क्षार नहीं रह जाता, जो अम्ल रहता है वो अम्ल नहीं रह जाता, उदासीन हो जाता है। अर्थात उदासीनीकरण में लवण और जल बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अलग से भी पूछता है, उदासीनीकरण किसे कहते हैं। इसमें आपको ये Na और OH ये प्लस माइनस में भी दिखाना होगा। Na+ हो जाएगा, OH-, इसी तरह H+ और Cl-। तो Na जुड़ जाएगा किससे? Cl से, और OH जुड़ जाएगा इस S से, तो NaCl + H2O बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में भी पूछता है। तो उदासीनीकरण का मतलब है निश्चित मात्रा पे, एक निश्चित अनुपात में जब हम क्षार और अम्ल को लेते हैं तो लवण और जल बनता है। वो लवण न तो ये जो क्षार है वो क्षार नहीं रह जाता, अम्ल नहीं रह जाता, ये अपने जो गुण खो देता है और लवण और जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे जल का pH मान 7 होता है, जल उदासीन होता है।
इसी तरह से 8वां है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो उपचयन में ऑक्सीजन का ग्रहण होता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है। ऑक्सीजन को लेता है और हाइड्रोजन को त्यागता है। अब अपचयन अभिक्रिया क्या है, इसमें हाइड्रोजन को लेना और ऑक्सीजन को त्यागना। ठीक, इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़े प्रश्न भी इसमें से आते हैं, छोटे प्रश्न भी आते हैं। और आपको हमने लिखित कार्य पूरा एकदम डाल दिया है हमने आपके व्हाट्सएप पे। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने अच्छे से समझा होगा और उसको लिखेंगे और याद करेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा प्रश्न था संक्षारण, और एक संक्षारण में जैसे लोहे का जो कोई छड़ है या लोहे का जब सामान, उसको हम वायु में नमी और वायु में रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है और जंग लग के वह धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है। ठीक है, तो उसको संक्षारण कहते हैं। मैंने उसको भी डाल दिया है और आप लोग उसको पूरा कर लीजिएगा। और स्मरणीय बिंदु भी डाल दिया है। स्मरणीय बिंदु का मतलब होता है कि जो चैप्टर आपने पढ़ा उसका पूरा निचोड़, क्या क्या आपने पढ़ा, और उसमें से आपको एक एक नंबर के प्रश्न भी मिल जाते हैं और कभी कभी दो दो नंबर के प्रश्न भी मिल जाते हैं। आप खाली उसको भी पढ़ लेंगे तो 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है कि आपका उसी में से आ जाए। तो आप लोग इसको तैयार करिएगा। थैंक यू।